आपका तीसरा टॉपिक क्या था वो? ये था फोर्थ, वो केस लॉ से विलियम्स वर्सेस रफे वाला। अच्छा, तो इसको देखते हैं। असेस द अमाउंट ऑफ डैमेजेस दैट कैन बी क्लेम्ड फॉर स्पेसिफिक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। स्पेसिफिक ब्रीच से क्या मुराद है? टू द पॉइंट, ब्रीच का जितना नुकसान। द प्राइमरी रेमेडी फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच इज टिपिकली अवॉर्डिंग डैमेजेस। जो वो ये कह रहा है कि द प्राइमरी रेमेडी जो है ना किसी भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच की, वो ये होती है कि उस डैमेजेस की कोई कंपनसेशन दी जाए, कुछ अवार्ड दिया जाए उसके जगह। द कोर्ट्स गोल इज टू रिस्टोर द इनोसेंट पार्टी एज क्लोजली एज पॉसिबल टू द पोजिशन द वुड हैव बीन इन इफ द ब्रीचिंग पार्टी फुलफिल्ड देयर कॉन्ट्रैक्ट। कहने का मतलब है जब पार्टीज कोर्ट के अंदर जाती हैं तो कोर्ट का मकसद ये होता है, कोर्ट की कोशिश ये होती है कि उन दो पार्टीज को एक तो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करवाया जाए, स्पेसिफिक करवाया जाए, परफॉर्मेंस करवाई जाए। दूसरी चीज ये जो इनोसेंट पार्टी है ना जिसका नुकसान हुआ है उसको उतना नियर टू लाया जाए, उसको कंपनसेशन दी जाए ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जाए, बजाय वो कॉन्ट्रैक्ट छोड़ने के, टर्मिनेट करने के, वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करने की तरफ जाए। At times, the amount that may be recovered is established by the statute or by the case law. Example, a formula is prescribed in most situations, though the measure of damages is not specified and must be determined more generally. समटाइम जो है ना आपकी जो डैमेजेस की स्पेसिफिकेशन है या अमाउंट है वो क्लियर नहीं होती, वो जो है ना लिखी भी नहीं होती, आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, वो उसको जर्नल तरीकों से आप देखते हो। वो किस तरह? इन कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग केसेस विथ डिफेक्ट्स देयर आर टू कॉमन वेज टू कैलकुलेट डैमेजेस। अब वो जर्नल अब यहाँ बात कर रहा है, वो जर्नल बात ये है कि जो कंस्ट्रक्शन के मामलात होते हैं ना, जो आपके कंस्ट्रक्शन कंपनीज करती हैं या मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज करती हैं, जो चीजें बना के जो गुड्स को आगे सेल करती हैं ह्यूज अमाउंट में, कंस्ट्रक्शन की और मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो तीसरा टॉपिक पढ़ रहे थे, assess the amount of damages that can be claimed for a specific breach of contract. assess का मतलब होता है परखना, जांचना, मतलब के निकालना। वो कहता है assess the amount of damages, जितना नुकसान हुआ है उसकी अमाउंट को देखना, किस चीज के लिए? that can be claimed for a specific breach of contract। यहाँ बात हो रही है कि भाई कितना एक पार्टी, दो पार्टीज का जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, मामलात होता है, एक वायलेशन करती है तो दूसरे का ऑटोमेटिकली नुकसान होता है, तो उस डैमेजेस को वो जांचना कि उस चीज का कितना नुकसान हुआ है, किस अमाउंट में नुकसान हुआ है, ताकि उसकी स्पेसिफिक आप ब्रीच के लिए क्लेम कर सको कोर्ट में। ठीक है, उसमें जो प्राइमरी रेमेडी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन की ये होती है कि उसको कंपनसेट किया जाए, अवार्ड किया जाए एक पार्टी को। द कोर्ट की उसमें कोशिश होती है कि जब एक पार्टी वायलेट करती है तो उसके खिलाफ जब कोई बंदा केस लेकर आता है तो कोर्ट की एक तो कोशिश होती है, मकसद होता है एक तो उसको कंपनसेट किया ही किया जाए, दूसरा उस कंपनसेशन के बाद उसको उस पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट फुलफिलमेंट की तरफ लेकर आए कि ये दोनों पार्टीज आपस में वंस अगेन कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल कर लें। तीसरी ये बात कर रहा था, जर्नल बात कर रहा है, वो ये कह रहा है कि इस तरह के जो डैमेजेस होते हैं वो मतलब कि आप जब
जिस तरह अब मिसाल लेते हैं कंस्ट्रक्शंस के या मैन्युफैक्चरिंग जब कंपनीज होती हैं ना, वो जब किसी को ह्यूज अमाउंट में अपनी चीज सेल आउट करती हैं, जब नीचे वाले स्टोर्स को जब चीजें बेचती हैं, उन मामलात में ये होता है कि एक कंपनी है जिसने 1000 कोई चीजें बेच दी नीचे वाले स्टोर को। अब होता ये है कि उसमें कोई चीजें खराब निकल आती हैं, डिफेक्ट्स पीस निकल आते हैं, या टाइमली चीजें नहीं पहुंच पाती, बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं बड़ी लेवल पे कॉन्ट्रैक्ट के मामलात में। तो उस तरह का अगर वो लिक्विडेटेड डैमेजेस ना हो, प्री डिटरमाइंड ना हो, तो उसको आप किस तरह असेस करोगे कि कितना नुकसान किस पार्टी का हुआ है, सामने वाली का हुआ है या बायर का हुआ है या सेलर का हुआ है। उनको जर्नल तरीकों से आप किस तरह कोड देखेगी, आप किस तरह देखोगे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वो ये कवरिंग द कॉस्ट incurred by the innocent party to rectify the defective work। पहले तो वो जर्नल उसमें बात ये कर रहा है कवरिंग द कॉस्ट, कितनी कॉस्ट उस चीज के ऊपर आई है, उस मटेरियल मामलात के ऊपर, बाय द इनोसेंट पार्टी टू रेक्टिफाई द डिफेक्टिव वर्क। एक स्टोर वाला था, उसने मैन्युफैक्चरिंग बड़ी कंपनी को कहा कि मुझे 1000 आप इतनी कोई भी चीज भेज दें। अब वो जब चीज आती है वो डिफेक्टिव पीस उसमें निकल आते हैं। अब इनोसेंट पार्टी वो स्टोर है, उसका नुकसान तो कुछ हुआ ना कि डिफेक्टिव पीस ज्यादा में आ गए हैं, तो वो क्या करेगी, तो उसको कंपनसेशन किया जाएगा मुख्तलिफ मामलात में, जो स्पेसिफिकली उन चीजों में जो डिफेक्टिव पीस है, ठीक है, जो डिफेक्टिव वर्क है, सब चीज का नहीं दिया जाएगा, उस चीज का उसी चीज की अवार्ड दी जाएगी जो डिफेक्टिव पीस है, जो चीज खराब है, जो मामला। बच्चे समझ में आ रही है? दूसरी चीज है डिटरमाइनिंग द डिफरेंस इन वैल्यू कॉज्ड बाय द डिफेक्टिव वर्क। डिटरमाइन करना, उस चीज को आपने निकालना है, वैल्यू कॉज्ड बाय द डिफेक्टिव वर्क। वो जो डिफेक्टिव वर्क है, जो डिफेक्टिव पीस थे, मटेरियल था, वो कितने का था जिसका आपको नुकसान हुआ है, और आप कोर्ट से कितना क्लेम कर रहे हैं, उस चीज को भी आपने डिटरमाइन करना है, देखना है। तो इन दो जर्नल तरीकों से देखते हैं इन मामलात को। समझ में आ गई इस चीज को? When multiple remedies are available, the highest dollar amount is not necessarily the best to pursue. Remember too that contract law is distinct from tort law. टॉर्ट लॉ और कॉन्ट्रैक्ट लॉ, टॉर्ट का थोड़ा बताया था आपको पहले कि टॉर्ट किस मामलात में होता है और कॉन्ट्रैक्ट के क्या मामलात होते हैं। अब वो कह रहा है कि व्हेन मल्टीपल रेमेडीज आर अवेलेबल, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बहुत सारी रेमेडीज अवेलेबल हैं, कंपनसेशन, डैमेजेस क्लेम करना, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करना, रिकवरी करवाना, या कॉन्ट्रैक्ट की फुलफिलमेंट कर, वो जितनी भी चीजें हैं, जब वो आपके पास अवेलेबल हो, द हाईएस्ट डॉलर अमाउंट इज नॉट नेसेसरली द बेस्ट टू परस्यू। कहता है ये जो है ना, ये एक अलग से फिक्रा लिखा हुआ है, वो इस वजह से कि जरूरी नहीं है जब एक पार्टी की वायलेशन हो तो आप इतनी अमाउंट में उस बंदे के ऊपर केस कर लें, जिस तरह हम अक्सर करते हैं। आपने देखा है लाख का नुकसान, जिस तरह मैंने स्टेट एजेंसी वाला बताया, तो उतना भी ना करें, क्योंकि ये केस कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ और टॉर्ट लॉ में डिफरेंस है। वो किस तरह आगे, कॉन्ट्रैक्ट लॉ डज नॉट अलाउ फॉर प्यूनिटिव डैमेजेस। कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर पनिशमेंट नहीं है, टॉर्ट लॉ में है। मैंने बताया था, आप अगर कहीं जगह पे थूकते हैं, कहीं वायलेशन करते हैं किसी चीज की, यूके जैसे कंट्रीज के अंदर, तो वहां आपको पनिशमेंट होती है एक किस्म की, वो कुछ भी हो। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमने डैमेजेस जब होते हैं तो आपको हमेशा याद होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन में जो कंपनसेशन है ना, उसके मुख्तलिफ मोड्स हैं। क्या क्या मोड्स हैं? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाना कोर्ट से, पहली बात। सेकंड बात ये डैमेजेस क्लेम करना। तीसरी बात ये है अपना पार्ट खुद ही फुलफिल करना, तीसरी बात। चौथी बात ये जितना आपको नुकसान हुआ है, जितने भी वो मामला, अगर आप अनलिक्विडेटेड डैमेजेस है या लिक्विडेटेड डैमेजेस है, तो आप उस चीज को उस तरह थ्रू आर्बिट्रेटर या थ्रू कॉन्ट्रैक्ट के वो मुकम्मल करवा सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ डज नॉट अलाउ फॉर प्यूनिटिव डैमेजेस ए मॉनेटरी अमाउंट इंटेंड टू पनिश द डिफेंडेंट फॉर इंटरनेशनल रॉन्ग डूइंग। अब ये इंटरनेशनल रॉन्ग इधर है ना, एक चीज टॉर्ट लॉ है ना, वो कुछ कंट्रीज के अंदर एप्लीकेबल है, पूरी दुनिया के अंदर नहीं है।
पाकिस्तान में क्या टॉर्ट लॉ एप्लीकेबल है? जहाँ रास्ते पे थूकते हो तो क्या नहीं है ना? यूके के अंदर है, जो डेवलप्ड कंट्रीज है उधर है। अब ये बता रहा है कॉन्ट्रैक्ट लॉ किसी भी ममालिक दुनिया के अंदर इंटरनेशनल लेवल पे, स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो रशिया के अंदर कॉन्ट्रैक्ट हो या पाकिस्तान के अंदर कॉन्ट्रैक्ट हो, उसकी पनिशमेंट उस तरह नहीं होती जिस तरह बाकी सजाओं की होती है। इसकी कंपनसेशन हो सकती है, पनिशमेंट नहीं है, जो एक दूसरी वाली है। समझ रहे हो? does not allow for punitive damages a monetary amount intended to punish the defendant for international wrongdoing. Punitive damages are allowed only under tort law, such as when embezzlement or fraud can be established. Embezzlement का मतलब क्या होता है? Embezzlement का मतलब होता है खयानत, चोरी करना। वो कह रहा है कि जो पेनेटिव डैमेजेस सिर्फ और सिर्फ टॉर्ट लॉ के अंदर दी जाती हैं। सत्य जब आप चोरी करें, खयानत करें या फ्रॉड करें, कैन बी एस्टेब्लिश, तब आपको उस चीज को वो किया जाता है। आगे चलिएगा। हाँ, पैसे की चोरी उस तरह। इसकी अगली स्लाइड एक सेकंड खोलें, इसके आगे चलें। अच्छा, पहले आपको केस लॉ समझा देता हूँ, वो 2 स्लाइड से हम पढ़ते हैं करते हैं। ये केस लॉ है टेलर वर्सेस, क्योंकि ये आपके उस चीज के अंदर लिखे हुए हैं, बड़े मेजर केस हैं, तो वो नीचे आए, बस फैक्ट्स पे आए। टेलर वर्सेस कॉल्डवेल केस 1863 का। इस चीज के अंदर फैक्ट्स ये हैं, द केस ऑफ टेलर वर्सेस Caldwell revolves around a contract concerning the hire of musical hall. ठीक है ना? The claimant agreed, claimant कौन होता है? जो क्लेम करता है किस चीज का, जिसका नुकसान हुआ होता है उसका क्लेम करता है थ्रू कोर्ट। The claimant agreed to hire the hall for grand concert and feats. A fire destroyed the hall before the scheduled performance with neither party at fault. The claimant sued for breach of contract. The central issue was whether the destruction of the hall excused the parties from their contractual obligation. The doctrine of absolute obligations would typically make the defendants liable for non-performance. Justice Blackburn noted the harshness of the doctrine and held that frustration of the contract was a just solution. The burned down hall rendered the contract impossible to perform under its original terms. बेसिकली इस केस के अंदर ये होता है, एक बंदा है जो कि एक हॉल बुक करता है, म्यूजिक हॉल बुक करता है कि भाई जो मामलात वगैरह होते हैं, हॉल बुक करता है, उसकी अरेंजमेंट चीजें सब कुछ हो जाता है। अब होता यह है कि उस दिन डिस्ट्रक्शन किस तरह होती है, थ्रू कोई जलजला आ जाए या वो मतलब बियॉन्ड द पार्टी हो, ए फायर डिस्ट्रॉयड, कोई आग लग जाती है। वो आग जो लगती है ना, वो किसी की इंटेंशन नहीं होती, वो वैसे ही लग जाती है जिस तरह घरों में होता है, अनइंटेंशनली या अनप्रेडिक्टेबिलिटी से लग जाती है। तो पूरे हाल को क्या करती है, तबाह कर देती है, खत्म कर देती है। तो अब आप बताएं, जो बंदा है जिसने हॉल बुक किया था, अब फॉर ये टेलर था, इसने हॉल बुक किया था, कैल्डवेल एक कंपनी है जिसने वो पूरी अरेंजमेंट की थी हॉल की। टेलर ने कहा कि भाई मेरी अरेंजमेंट आप लोगों ने जो करवाई थी जिस दिन के लिए, उस दिन आप आग लग गई, तो अब आप मुझे डैमेजेस दें, मुझे पैसे दें, मेरा आपने नुकसान किया है किस्म का। तो अब आप बताएं, क्या वो पैसे देगा, नुकसान देगा, क्या करेगा? What do you think? नेचुरल। अच्छा, आप क्या कहते हैं? किससे इंटेंशन नहीं? इंटेंशन थी, आग लगाई हो शायद माचिस से, आप थे उधर, आप कैसे कह सकते हैं? क्या है? आपने किया हुआ है? किस चीज के अंदर किया हुआ है? फ्रस्ट्रेशन है ही, फ्रस्ट्रेशन का टॉपिक है, ये पिछले लेक्चर का एक था, वो हमने पढ़ा, इस वजह से नहीं था, हमने आगे उसमें पढ़ेंगे। ये मैं आपको मोटी मोटी ऊपर से चीजें बता रहा हूं।
तो अब आप बताएं क्या करेगा वो बंदा। अच्छा, उधर है ना, उसने लिखा हुआ है, ये जब केस गया ना, वो वैसे इधर एक बात लिखी हुई है, द डॉक्ट्राइन ऑफ एब्सोल्यूट ऑब्लिगेशन वुड टिपिकली मेक द डिफेंडेंट्स लायबल नॉन टू नॉन परफॉर्मेंस। वैसे अगर देखा जाए नॉर्मली, तो एक जिस बंदे ने म्यूजिक हॉल बुक करवाया था उसका तो कोई कसूर नहीं है ना, तो सारी की सारी कसूर किस पे आता है? सामने वाली पार्टी पे, जिसने अरेंजमेंट की है। आपकी कोई कमी कोताही होगी, वैसे तो ऐसे होता है। लेकिन इस केस के अंदर फ्रस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट आता है। फ्रस्ट्रेशन हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी कि ऐसी चीज जो खुदा ताला की तरफ से हो, या ऐसी चीज जो बियॉन्ड द ह्यूमन कंट्रोल हो, ऐसी चीज जिसमें आप सोच भी नहीं सकते, आपकी इंटेंशन ही ना हो, लेकिन वो इस तरह की चीज हो जाए, जिसको आप हादसाती तौर पे वो कह सकते हो, जलजला, बारिश, तूफान, सैलाब, जो आपकी आपकी उस चीज में नॉन परफॉर्मेंस की रुकावट बने। अब जस्टिस ब्लैकबॉर्न क्या कहता है? कहता है इस तरह के मामला जो होते हैं ना, उसमें डॉक्ट्राइन जो है ना फ्रस्ट्रेशन की अप्लाई होती है। ये नेचुरल हादसा था, तो ये केस उस चीज के अंदर लॉ वो फॉल करेगा। आगे चलें। अब इसका इशू जो था ना, वो इशू ये है कि वेदर द लॉस सफर्ड बाय द प्लेंटिफ इज रिकवरेबल फ्रॉम द डिफेंडेंट। कहता है जो टेलर को जितना नुकसान हुआ, जो प्लेंटिफ है, क्या वो रिकवरेबल है कि नहीं है? रिकवरेबल का मतलब क्या होता है? वापस मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? आगे चलिएगा, ये सवाल था। रूल ये है, रूल रूल का मतलब है जो लीगल कोई एप्लीकेबिलिटी लगे, कोई लीगल चीज लगे, या रूल फ्रस्ट्रेशन का लगता है। फ्रस्ट्रेशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट कैन रिलीज पार्टीज फ्रॉम देयर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। ये डॉक्ट्राइन है, ये रूल है जो इन दोनों पार्टीज को मुतमिन करेगा कि भाई ये जो चीज थी, जो आग लगी थी, मेरी गलती नहीं थी, ये ऐसे ही लग गई, सिलेंडर फट गया, या कहीं इस तरह ऐसी चीज से होता है ना, अनइंटेंशनली होता है। अभी हम सब बैठे हैं, हम किसी की गलती नहीं है, अचानक कोई ऐसी चीज परली तरफ से कोई सिलेंडर फटता है, सीधा इस बिल्डिंग के अंदर हमें नुकसान देता है, तो किसी की गलती थी नहीं थी ना। तो ये जो डॉक्ट्राइन है ना, द डॉक्ट्राइन ऑफ एब्सोल्यूट ऑब्लिगेशन वेयर पार्टीज मस्ट फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन रिगार्डलेस ऑफ सर्कमस्टेंसेस कैन बी सेट असाइड व्हेन फ्रस्ट्रेशन ऑकर्स। कहता है कि जब दो पार्टीज अपनी कॉन्ट्रैक्ट को मुकम्मल करने जा रहे होते हैं, या वो मुकम्मल के करीब होते हैं, या इस तरह की कोई चीज हो जाए जो कि फ्रस्ट्रेशन के अंदर आती है, जलजला आ गया, तो दोनों पार्टीज के ऊपर लाइबिलिटी नहीं आती। ना उस टेलर का कसूर है, ना कैल्डवेल कंपनी का कसूर है। समझ गए? उसका भी तो नुकसान हुआ है, उसकी जो चीजें, दोनों का एक किस्म का नुकसान हो जाता है, ज्यादा एक का हुआ हो। लेकिन इसमें फ्रस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट एंड डॉक्ट्राइन एप्लीकेबिलिटी होगी, तो दोनों पार्टीज वेव ऑफ हो जाती हैं इन चीजों से, लाइबिलिटी से। If a contract contains terms express or implied that require parties to continue obligation despite unforeseen events, frustration may not apply. अब ये कहता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली लिखा हुआ होता, फॉर एग्जाम्पल टेलर ने लिखा होता है कि भाई आग लगे, बारिश हो, जलजला हो, कुछ भी हो, मैं उस चीज का जिम्मेदार नहीं हूंगा, और नुकसान होगा तो आप भर के देंगे, तब ये जो है ना कॉन्सेप्ट नहीं आते। मैं मिसाल दूं, अबू बकर और शान ने कॉन्ट्रैक्ट किया गाड़ी का 20 लाख में, जो अभी तक ली नहीं है लेकिन लेने की कोशिश कर रहे हैं सुबह से, ठीक है ना। वो 20 लाख लेके फिर रहा है, वो करोला फिर लेके फिर रहा है। तो अबू बकर और शान जो है ना उसमें लिख लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट में कि भाई जलजला आए, आंधी आए, मुल्क तबाह हो जाए, कुछ भी हो, मैंने तुझे मंडे को गाड़ी देनी है, आपने मुझे पैसे देने हैं। ये स्पेसिफिक लिखा हुआ है। अब अगर ये कहे कि भाई मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, घर में जलजला आया, गाड़ी हो गई, ये ही कैन क्लेम फॉर द डैमेजेस। क्यों? क्योंकि उसने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ था। या तो आप उस वक्त मना करते कि भाई ये चीज बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल हो सकती है, तो इस तरह की क्लॉजेस ना डालें। समटाइम इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल या डोमेस्टिक लेवल पे, कोई ऐसी चीज, ऐसा क्लॉज डाला जाता है।
आप लोग डेली बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं लोगों के साथ, आप हॉस्टलाइट हैं, हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल के कुछ रूल्स एंड एप्लीकेशंस होती हैं आपके ऊपर। हॉस्टल वाला कहता है कि भाई 5 तारीख से पहले ही पहले मुझे पैसे देने हैं, 5 के बाद दिए तो आपके ऊपर ड्यू होगा, फाइन होगा, रात को 10 बजे के बाद बाहर कोई नहीं निकल सकता। अब वो जब अपनी शराइत मना रहा है तो आप भी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से नहीं होता, आप भी अपनी शराइत मनाएं, खाना अच्छा हो, फैसिलिटेशंस अच्छी मिले आपको, पानी गर्म मिले, ठंडा मिले, बिजली 24 घंटे हो, सफाई सुथराई हो, तो ये चीजें दोनों तरफ से होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ नहीं होती। अभी वो कॉन्ट्रैक्ट वाला बंदा, हॉस्टल वाला लिख दे अंदर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि भाई मैं किसी भी वक्त आपको निकाल सकता हूं, मेरी मर्जी है, आपके वो जहन में चीज बैठेगी। जब रात को आप सोओगे, आप तो पता, आप सोचेंगे यार शायद सुबह ही निकाल दें हमें, तो आप उस वक्त क्या करें, ऑब्जेक्शन लगाते हो कि नहीं ऐसे नहीं होगा, ये क्लास खत्म करें। तो इस तरह की समटाइम्स आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिख लेते हो, जो एक्सप्रेस या एम्प्लॉयड होती हैं, आप कहते हो भाई फ्रस्ट्रेशन वाला भी कॉन्सेप्ट हमारे ऊपर अप्लाई नहीं होगा। इस तरह की चीजों के, ये इस चीज के अंदर हुआ रूल। आगे चलें, कोर्ट के डिसीजन देखते हैं, कोर्ट क्या कहती है। एप्लीकेशन एनालिसिस इन टेलर वर्सेस कैल्डवेल, there were no express or implied terms dictating that obligation should persist despite accidental damage, allowing for frustration to apply। पहली बात वो ये कर रहा है, कहता है कि इन दोनों के केस में एक्सप्रेस या एम्प्लॉयड टर्म्स नहीं लिखी हुई थी, इस तरह की कोई भी बात नहीं थी, तो इस वजह से फ्रस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। जस्टिस ब्लैकबर्न प्रोवाइडेड ए प्रिंसिपल फॉर सच केसेस where performance depends on the continued existence of a specific person or thing. When such a condition exists, the impossibility of performance due to the perishing of that person or thing excuses performance। इसमें ये कह रहा है कि पहली तो बात समझ में आ गई ना कि इस केस के अंदर फ्रस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट होता है। इन दोनों के बातों के अंदर वो ये बात फाइनल नीचे ये लिखी हुई है कि जब भी इस तरह की कंडीशंस या टर्म्स किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होती है ना, तो वो पार्टी को वो कर देती है, मजबूर कर देती है नॉन परफॉर्मेंस होना। अबू बकर को शान कह के भाई कुछ भी हो, गाड़ी तूने उस दिन लेके आनी है, चाहे दुनिया इधर उधर हो जाए। तो देखें वो जो चीज है ना, इस तरह की ये इम्पॉसिबिलिटी है ऑफ परफॉर्मेंस, वो हो ही नहीं सकती। ड्यू टू द पेरिशिंग ऑफ द पर्सन और थिंग एक्सक्यूज परफॉर्मेंस। कहने का मकसद या कहने का मुराद ये है कि ऐसी चीजें, ऐसी शराइत, ऐसी कंडीशंस आप जो बियॉन्ड वो हो, आउट ऑफ कंट्रोल हो, तो आप उस चीज को कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो नहीं कर सकते, वो इम्पॉसिबिलिटी की तरफ लेके जाते हैं। डू गेट इट? आगे चलिए। ये रीजन थी जिनकी बुनियाद पे कोर्ट ने फैसला दिया द लॉस सफर्ड बाय प्लेंटिफ इज नॉट रिकवरेबल फ्रॉम डिफेंडेंट। पहली बात, जो सवाल था ना कि रिकवरेबल है कि नहीं है, अब यहां आप देखें कितना सही लिखा हुआ है। पहला जुमला क्या है? नो। जो सवाल था, इश्यू था, जो पढ़ने वाला हो वो समझ में आ जाएगा कि भाई इसका जवाब, जिस तरह आपके वो जो है ना, किसको सपोर्ट करते हो, टॉम्स को और मेविस को या पोली को, यस या नो इधर लिख के फिर कहते हो द लॉस सफर्ड बाय प्लेंटिफ इज नॉट रिकवरेबल फ्रॉम डिफेंडेंट इन केस वेयर ए कॉन्ट्रैक्ट इज एब्सोल्यूट द कॉन्ट्रैक्टर मस्ट ईदर परफॉर्म इट और पे डैमेजेस फॉर नॉन परफॉर्मेंस इवन इफ अनफोर्सीन इवेंट्स मेक परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल। अगर आपकी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो चीजें लिखी हुई हैं, फॉर एग्जांपल एक्सप्रेस हैं, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स के अंदर है कि भाई फ्रस्ट्रेशन हो, एक्सीडेंट हो, कुछ भी हो, तो आप परफॉर्मेंस करेंगे करेंगे। पहली बात वो कह रहा है ना, द कॉन्ट्रैक्टर मस्ट ईदर परफॉर्म इट और पे डैमेजेस फॉर नॉन परफॉर्मेंस इवन इफ अनफोर्सीन इवेंट्स मेक परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल। समटाइम इस तरह होता है ना, कोई मामला हो जाते हैं। However, this rule applies only to absolute contracts. In this case, the contract was subject to an implied condition that both parties would be excused
if performance became impossible due to the destruction of the concerned hall without fault of the contractor. कॉन्ट्रैक्टर का तो कोई इस चीज के अंदर फॉल्ट नहीं था, कॉन्ट्रैक्टर की तो कोई बेचारे की गलती नहीं थी, वो विदाउट उस चीज के हो गई. Both parties regarded the continuing existence of the hall as the foundation of the contract, and the contract included implied. Therefore, the destruction of the hall without fault of the either party excused both plaintiff from the taking the guidance and paying the money and defendant from providing the use of the hall. आगे चलें. अच्छा, वो बस पीछे चलें. उस पूरे केस के अंदर ये था, सिंपल अगर मैं आपको बताऊं, जहां फ्रस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट हो, जहां ऐसी चीज जो बियॉन्ड कंट्रोल हो, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पहले नहीं लिखी हुई, एक्सप्रेस या एम्प्लॉयड नहीं है, तो आप के ऊपर फ्रस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट आएगा और आप उस चीज से बरी हो जाएंगे, आपको कोई रिकवरी नहीं होगी. दोनों का उस तरह होता है. अगर कहीं लिखी हुई है कोई एक्सप्रेस एम्प्लॉयड टर्म्स हैं, मामलात हैं, देन यू आर लायबल फॉर दैट. आगे चलें. ये केस शायद आपको पता हो, मैंने पहले भी पढ़ाया था, विलियम्स वर्सेस रोफे पढ़ा था. रोफे ब्रोस एक कंपनी है जिसको एक ठेका मिलता है. ठेका मिलता है कि आपने इतने फ्लैट्स की सफाई करनी है, फ्लैट्स को ठीक करना है, मेंटेन करना है, दरी दरवाजे मामलात वगैरह व्हाटसोएवर आपने लगाने हैं. रोफे ब्रोस को वो बंदे कहते हैं जो ठेका देते हैं, जो ऊपर वाली कंपनी है, वो कहते हैं कि अगर आपने इतने मुद्दत में, इतने टाइम में ये टीम मुकम्मल ना किया ना, तो आपके ऊपर हम फाइन लगाएंगे. अब रोफे ब्रोस क्या करता है, विलियम्स एक और बंदा है जो कि वो है कारपेंटर है, उसको हायर करता है, उसको कहता है कि ये चीजें हैं ना, ये आपने इन फ्लैट्स के दर दरवाजे ठीक करने हैं. वो कहता है मैं करूंगा. वो जैसे करने लगता है तो उसके पास इतनी अमाउंट नहीं होती जिससे वो चीजें खरीदे, जिससे वो चीजें करे, तो वो मना कर देता है. पहले थोड़ा काम करता है, उसके बाद उसके, क्योंकि फ्लैट्स बहुत ज्यादा होते हैं, उसकी चीजें बनाना करना वो उसकी कैपेसिटी से बाहर चीज हो जाती है. तो विलियम्स क्या करता है, रोफे ब्रोस को कहता है कि जनाब मेरे पैसे मेरे पास नहीं है, मैं टाइम पे मुकम्मल नहीं कर सकूंगा, तो बराए मेहरबानी आप मुझे पैसे दें, मैं आगे कर सकूं. रोफे ब्रोस है ना, विलियम्स से वादा करता है कि आप जो है ना काम करें, मैं आपको एक्स्ट्रा पे करूंगा, आपको मैं पैसे ज्यादा दूंगा, या आपको मैं एडिशनल चीजें दूंगा. वो पैसों के मामलात में इस तरह. विलियम्स क्या करता है, टाइम पे काम भी मुकम्मल कर लेता है और कुछ एक्स्ट्रा फ्लैट्स भी, वो 7-8 जो होते हैं ना, वो भी ठीक कर लेता है. अब जो है ना, रोफे ब्रोस उसको पैसे देने से मना कर देता है. विलियम्स जाता है कोर्ट के अंदर. विलियम कहता है कि हुजूर वाला देखें, इन्होंने मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट दिया कि आपने इतने फ्लैट्स की मेंटेनेंस करनी है, दरवाजे दरियों की, मैंने की. जब मेरे पैसे, मेरे जाहिर सी बात है, मेरे पास कैपेसिटी 2 फ्लैट की थी, इसने 10 फ्लैट दिए फॉर एग्जांपल, तो मैंने इनको बीच में कहा कि मुझे पैसे दें ताकि मैं टाइम पे आपकी चीजें मुकम्मल कर सकूं. तो इसने मेरे से वादा किया था अगर आप टाइम पे चीजें करेंगे तो मैं आपको एक्स्ट्रा पे करूंगा, एक्स्ट्रा माइल जाऊंगा. तो मैंने भी इनके टाइम पे काम भी किया, अच्छा काम किया, साथ में मैंने एक 7-8 कोई फ्लैट थे वो एक्स्ट्रा वर्क भी किया. अभी मुझे पैसे देने से मना कर रहा है. कोर्ट देखती है, भाई मना क्यों किया आपने? ये कहता है मेरी मर्जी. कोर्ट कहती है आपकी मर्जी नहीं, मेरी मर्जी चलेगी. इस केस में इस तरह होता है, रोफे ब्रोस को जो कॉन्ट्रैक्ट देते हैं ना ऊपर वाले जो फ्लैट्स का, उन्होंने रोफे ब्रोस को कहा हुआ होता है कि अगर आपने इतने टाइम में मुकम्मल ना किया तो हम आपके ऊपर फाइन डालेंगे. अब ये जो बचा था, किसकी वजह से बचा है? इसका सारा काम किसने किया? विलियम्स ने, और टाइम से पहले किया, अच्छा काम किया, टाइम से पहले किया. तो ये बंदा किस चीज से बच गया? फाइन से बच गया जो उसने ऊपर वाली कंपनी ने देना था. तो कोर्ट ने इसको कहा कि देखें, इधर इस केस में मेजर जो चीज ये है, अगर ये बंदा टाइम पे काम ना भी करता ना, फॉर एग्जाम्पल, आपके ऊपर हैवी फाइन लगना था.
जिस बंदे ने दिया था आपको कॉन्ट्रैक्ट, तो इसकी वजह से आप बचे हो इस चीज से, फाइन से। तो बराए मेहरबानी इसको, एक तो आपने वादा किया वो पूरा करो, और आप उसकी वजह से बचे हो इस बंदे की वजह से, तो आप इसको पैसे दो। अब हम इसके फैक्ट्स को डिटेल से पढ़ते हैं। फैक्ट्स ये हैं, द डिफेंडेंट वाज ए कॉन्ट्रैक्टर वर्किंग फॉर ए थर्ड पार्टी टू कंस्ट्रक्ट फ्लैट्स। जो रोफे ब्रोज था ना, वो फ्लैट्स बनाता था। उसका काम ये था, उसको लोग ठेके देते थे, कोई बड़ी कंपनी, ये आके फ्लैट्स बना। अब फ्लैट्स के अंदर दर दरवाजे ये तो नहीं बना सकता ना, ये किसी और को कॉन्ट्रैक्ट देगा। इसने वो दर दरवाजों का कॉन्ट्रैक्ट किसी को दिया, विलियम्स को दिया। ही वॉज द कारपेंटर। They were liable to pay a penalty if the work was not completed on time. जिन बंदों ने, डिफेंडेंट कौन है, रोफे ब्रोज, इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया था ना, इन्होंने कहा था कि अगर आपने टाइम पे काम ना किया तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। द डिफेंडेंट सब कॉन्ट्रैक्टेड सम ऑफ द वर्क टू द क्लेमेंट। इसने अपना कुछ काम किसको दे दिया, क्लेमेंट। क्लेमेंट कौन है, विलियम्स है। उसको काम दिया कि भाई फ्लैट का काम, दर दरवाजों का काम आपने करना। समझ में आ नहीं आ रही? इट इज सेट प्राइस पर फ्लैट कंप्लीटेड, वो इतने इतने फ्लैट की इतनी इतनी प्राइस होगी। However, the claimant ran into financial difficulties and were concerned that they would be unable to complete the work without more money. वो जो क्लेमेंट था, रोफे ब्रो और अपना विलियम्स, उसके पास वो पैसे नहीं थे, ह्यूज अमाउंट में फ्लैट्स थे, तो काम करने के लिए उसको मुझे पैसे भी ज्यादा चाहिए थे, सामान भी चाहिए था। तो वो उसके ऊपर इतनी डिफिकल्टीज आ गई कि उसके पास पैसे खत्म हो गए। तो वो क्या करता है, द डिफेंडेंट नॉट वांटिंग टू पे द पेनल्टी, मतलब कि डिफेंडेंट नहीं चाहता कि वो पेनल्टी दे उस बंदे को, क्योंकि अगर काम टाइम पे ना हुआ तो वो ये क्या करता है, एग्रीड टू पे द क्लेमेंट एक्स्ट्रा फॉर ईच मनी। तो एक्स्ट्रा फॉर ईच फ्लैट कंप्लीटेड, ये विलियम्स को कहता है मैं आपको एक्स्ट्रा पैसे दूंगा लेकिन आप टाइम पे काम करें। द क्लेमेंट वाज एबल टू कंप्लीट एन एडिशनल 8 फ्लैट्स। क्लेमेंट ने 8 फ्लैट एक्स्ट्रा भी उसके लिए काम कर दिया। हाउएवर द डिफेंडेंट लेटर चेंज देयर माइंड एंड रिफ्यूज टू पे, सो द क्लेमेंट स्टॉप्ड वर्क। समझ आ गई? क्लेमेंट ने क्या किया, और डिफेंडेंट जो रोफे ब्रोज थे, जैसे ही काम खत्म हुआ ना मामलात का, चीजों का, तो रोफे ब्रोज ने पैसे का मैं नहीं दूंगा। तो उसने जाहिर सी बात काम भी जितना कर रहा था वो मुकम्मल बाकी कर लिया था, थोड़ा बहुत जो रहता था हल्का फुल्का उधर वो स्टॉप कर दिया। द क्लेमेंट सूड फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। विलियम्स ने केस किया ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का रोफे ब्रोज के ऊपर। रोफे ब्रोज ने रेस्पॉन्ड में क्या किया, उनके ऊपर एक किस्म का, द डिफेंडेंट रेस्पॉन्डेड दैट दे वर नॉट बाउंड बाय द प्रॉमिस टू पे मोर। कहता है मैं, समझ में आ रही है या मैं आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है? एक एक लाइन इस वजह से पढ़ा रहा हूं कि ये आपको केस इसके अंदर है तो समझा रहा हूं। दिस वॉज बिकॉज द क्लेमेंट हैड नॉट प्रोवाइडेड कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। द काउंटर sued for damages for breach of contract, arguing that the claimant had wrongfully ceased working. They also argued that they were not obliged to pay the original contract price because the obligation to pay was conditional on full completion of the flats. इस केस के अंदर बेसिकली ये होता है, थक गए हो? उर्दू में बता रहा हूँ, कहानी की तरह बता रहा हूँ, फिर भी नहीं समझ में आ रही मुझे लगता है। जाहिर सी बात है 6 घंटे है ना, मुश्किल होता है। तो भाई साहब सोए हुए हैं, कुलीग नहीं आए आपके, आपके दोस्त बाकी है बाप। आपको पता है आपकी वो वाकई में आज आ चुका है लेटर 3rd ईयर का। 3rd ईयर में जो पास करेगा वही जाएगा। कंफर्मेशन लेटर आ गया, पता चला आपको? मैं तो देख के आया हूं, मैं देख के आया हूं।
3rd ईयर का है यूनिवर्सिटी की तरफ से, जो यूनिवर्सिटी आपके एफिलिएटेड है उनकी तरफ से। नाम क्या है यूनिवर्सिटी का? नाम दोबारा बताइएगा। ब्लूम्सबरी। क्या कह रहा है? वो वाकई में आ गया, लेटर आ चुका है आपका। ब्लूम्सबरी या बेरी है जो है। मैंने नहीं जाना, मैं नहीं थकता, मैं खुश हूँ बड़ा। मैं वकालत ही करनी है, वो भी इधर ही, मैं नहीं थकता। शान जो है ना, पता नहीं, शान का दिल करे रातों रात टिकट करा यूके निकल जाए। शान कहते हैं जिंदगी में पढ़ाई ना हो, और स्पेशली हार्वर्ड की रेफरेंसिंग ना हो। यूके में इस केस के अंदर वो अगर समझ में आ गई है ना चीज है, आपको समझ में आई है? समझाऊं? रोफे ब्रोस एक ठेकेदार है जिसको ठेका मिलता है 93 फ्लैट बनाने का, ठीक है। अब वो जो फॉर एग्जांपल ऐसे समझें, एक गवर्नमेंट है, वो एक, ठीक है, गवर्नमेंट कौन सी है? यूके की कोई, हम इसमें फॉर सपोज करते हैं आपको समझाने के लिए, यूके की गवर्नमेंट है, उसने रोफे ब्रोस फ्लैट बनाने की कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसको कहती है आपने 93 फ्लैट बनाने हैं, 93, वो कहते हैं मैं बनाऊंगा। गवर्नमेंट कहती है अगर आपने टाइम पे ना बनाया ना 1 साल के अंदर फॉर एग्जांपल, तो आपके ऊपर हम हेवी फाइन डालेंगे। वो कहता है मैं बनाऊंगा। वो क्या करता है आगे, वही ठेका जो है ना 93 फ्लैट्स का, अंदर जो कारपेंटर का काम होता है वो किसी विलियम्स नामी बंदे को देता है, कहते ये आपने करना है। विलियम्स कहता है मैं करूंगा। अब विलियम्स की जो कैपेसिटी होती है ना, वो इतनी ज्यादा नहीं होती ना, फॉर एग्जांपल इतने ज्यादा ह्यूज अमाउंट में फ्लैट हैं, तो वो विलियम्स जो है ना रोफे को कहता है मैं आपका काम तो करूंगा, लेकिन मेरे पास इतने ज्यादा पैसे नहीं है कि मैं आपके काम जो है टाइम पे पूरा कर सकूं। तो होता ये है कि जो रोफे ब्रोज है ना, वो विलियम्स को कहते हैं हम आपको एक्स्ट्रा पैसे देंगे पर फ्लैट पे, ज्यादा पैसे देंगे। मैं 100 रुपए का काम करवा रहे हैं तो हम आपको 150 देंगे पर फ्लैट, काम जल्दी करें, अच्छा करें। रोफे का जो काम है ना, टाइम से पहले विलियम्स कर लेता है। थोड़ा बहुत जो रहता है वो तो चलता फिरता है, लेकिन वो कर लेता है, बाकी जो मेन चीजें होती हैं। अब विलियम्स पैसे मांगता है रोफे से, रोफे देने से इनकार कर देता है। रोफे कहता है मैं नहीं दूंगा। विलियम्स काम रोक देता है। विलियम्स इसके ऊपर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस करता है कि कॉन्ट्रैक्ट की इसने ब्रीच किया, तो वो उल्टा इसके ऊपर केस कर देते हैं कि भाई आपने ब्रीच किया, आपने काम बंद कर दिया, रोक दिया है, या आपने रोका था बीच में जो काम, ठीक है, और हमारे वादा नहीं हुआ था कि मैं आपको एक्स्ट्रा पैसे दूंगा। अब होता है ये कोर्ट जो है ना क्या कहती है, कोर्ट के डिसीजंस पे आए, पहले इश्यूज पे आए, उसके बाद हम इश्यूज के अंदर 3 होते हैं। Did the claimant provide good consideration for the defendants promised to pay extra per flat completed? Was the defendant obligated to pay the original contract sum? Did the claimant wrongfully cease working? पहला तो ये कह रहा है कि क्या वाकई में जो विलियम्स ने काम रोका था वो जानबूझ कर रोका था। दूसरा वो कह रहा था डिफेंडेंट ऑब्लिगेटेड, क्या डिफेंडेंट जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की पे थी वो देने से पेएबल है कि नहीं है, लायबल है कि नहीं है। तीसरा क्लेमेंट ने ना
good consideration for the defendant's promise to pay extra per flat. Did the claimant provide good consideration for the defendant's promise? हाँ, कंसिडरेशन क्या थी कि जब रोफे ने विलियम्स को कहा ना कि मैं आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करूंगा पर फ्लैट की, तो उसमें कंसिडरेशन ये थी कि उसने अच्छा काम किया था, टाइम पे काम किया था। एक कंसिडरेशन आ गई, तो ये 3 इश्यूज थे कि वाकई में वो चीज थी कि नहीं थी। अब रूल ये, द डॉक्ट्राइन ऑफ सब्सटेंशियल परफॉर्मेंस अप्लाइज व्हेन देयर इज सब्सटेंशियल compliance with the contractual obligation even if not completed. In an existing contractual relationship, a party's existing obligation can be considered good consideration if it provides the other party with a practical benefit or avoids a practical disadvantages. इसमें ये होता है, आगे करें, उसमें डिटेल लिखी हुई है। The claimant's promise to continue working provided the defendant with the practical benefit. कहता है कि जो विलियम्स का जो काम था ना, कंटिन्यू करना उस काम को, इसने उसको प्रैक्टिकल बेनिफिट ये दिया कि उसको हैवी पेनल्टी से बचा लिया। एज इट हेल्प्ड द डिफेंडेंट अवॉइड पेनल्टीज एंड कंप्लीट द प्रोजेक्ट। इसने विलियम्स की वजह से रोफे ब्रदर का प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ और उसको हैवी पेनल्टी गवर्नमेंट से लगना बंद हो गई। अब द क्लेमेंट्स कंप्लीशन ऑफ 8 एडिशनल फ्लैट constituted substantial performance entitling them to the original contract price. The defendant's refusal to pay breached the agreement, allowing the claimant to repudiate the contract and cease working. जब उस बंदे ने मना किया था ना कि मैं पैसे नहीं दूंगा, तो ऑटोमेटिकली वो काम बंद ही करेगा और कुछ नहीं करेगा, तो उसको वो अलाउ कर देता है। आगे चलें। कोर्ट क्या कहती है? कोर्ट का डिसीजन ये होता है, द कोर्ट ऑफ अपील हेल्ड दैट द क्लेमेंट वाज एंटाइटल्ड टू द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड द एक्स्ट्रा पेमेंट। कोर्ट कहती है एक तो आपको ओरिजिनल पैसे भी मिलेंगे जो कॉन्ट्रैक्ट में फ्लैट्स के मिलने थे, दूसरा एक्स्ट्रा मिलेंगे। क्यों? द क्लेमेंट्स प्रॉमिस टू कंटिन्यू वर्किंग प्रोवाइडेड द डिफेंडेंट विद प्रैक्टिकल बेनिफिट। पहली बात तो यह है कि जो है ना, इसने काम विलियम्स ने जारी रखा, जारी रखने की वजह से उसको प्रैक्टिकल बेनिफिट ये हुआ, वो हेवी पेनल्टी से बच गया। वैलिड कंसिडरेशन आ जाती है एक किस्म की, उसको भी म्यूचुअल फायदा, आपको भी म्यूचुअल, आपको पैसे मिल रहे हैं, उसको पेनल्टी से वो बच रहा है। द डिफेंडेंट्स रिफ्यूजल टू पे ब्रीच द एग्रीमेंट जस्टिफाइंग द क्लेमेंट्स डिसीजन टू सीज वर्किंग। जब आप किसी को मना करेंगे तो सामने वाला खुश नहीं होगा, वो उल्टा काम बंद ही करेगा, जस्टिफाई कर देता है किस्म का। द केस एस्टेब्लिश्ड दैट एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस कैन सर्व एज कंसिडरेशन इफ द प्रोवाइड ए प्रैक्टिकल बेनिफिट टू द अदर पार्टी। The specific meaning of practical benefit was not fully defined, but it encompassed avoiding penalties, ensuring work continuity and avoiding additional expenses. प्रैक्टिकल बेनिफिट का मतलब ये होता है विलियम्स की वजह से रोफे को पेनल्टी नहीं लगी, प्रैक्टिकल बेनिफिट, टाइम पे काम पूरा हुआ। दूसरा, तीसरा जो है ना, वो एडिशनल एक्सपेंसेस से बच गया, तो वो प्रैक्टिकल बेनिफिट इस विलियम्स ने उसको दिया, इसकी वजह से ऑटोमेटिकली यू आर एंटाइटल्ड फॉर कंपनसेशन। विलियम्स को इस चीज में एंटाइटलमेंट मिल जाती है। ठीक है, आगे चलें एक सेकंड। बस ये इस केस के अंदर इस तरह की जो चीज थी, ये सारी डिटेल्ड है इसके अंदर। यहां समझ में आ गई चीजें, दोनों केस समझ में आ गए। बेसिक मकसद है केस का मतन समझना, बेसिक कहानी समझनी। कहानी समझ में आ जाए ना तो आप उसको उसके अकॉर्डिंगली कर लेंगे। अभी हमारी वो 2 स्लाइड्स रहते हैं, उसमें पीछे चलिएगा, वो कर लें, फिर आपका खत्म। जी नहीं है तो फिर रिकॉर्डिंग पॉज कर छोड़ दें।
ये इसके साथ हुआ है। किस चीज में? अगर वो सब शराब करे जब वो स्पीडिंग होने वाला है इस तरह फिर वो लाइफ कर सकता है क्योंकि ये सब उसने एडवांस में ये नहीं मालूम उसकी जिम्मेदारी बनी है सर ये ड्यूटी बनती है कि वो चीज नामक चीज को अगर वो अपनी लाइसेंस में से खत्म कर रहे हैं कि वो इसका सवाल क्या है पूरा? इसमें ये कहता है कि वो एक बाइक खरीदा तो मैंने तो कोई चीज नहीं दी अब रास्ते में वहां तो उसका एक्सीडेंट हो गया ठीक है बाइक पे आ रहा था हाँ अब उसका एक्सीडेंट हो गया अब बंदा जिंदा भी है लेकिन बाइक में कितना हो गया हाँ अब मेरी ये बात है वो मैं एडवांस में क्यों लेंगे आप? वो तो नेचुरल एक एक्सीडेंट था ना। लेकिन वो एक अलग चीज है कि लाइसेंस है कि नहीं है, आप स्पीड में थे कि नहीं थे, किसी ट्रक की वजह से कुचले गए, देखिए वो तो अनफोर्सीन है ना। ये चीजें अनफोर्सीन का मतलब है आपने सोचा नहीं था। वॉलेट से क्या मुराद है? मेरा शोरूम है, आप बंदे हैं, आप आए हैं, मुझे पैसे दिए, गाड़ी लेके जैसे ही एक्सप्रेस वे पे चढ़ते हैं ट्रक आपकी गाड़ी के ऊपर चढ़ते, गाड़ी तबाह हो जाती है, क्या आप मुझ पे केस करेंगे? वो तो फिर आपके ऊपर है ना। हाँ आपके ऊपर लाइबिलिटीज है। आपकी लाइबिलिटी, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं होगा तो आप इलीगल चला रहे हैं, ओवर स्पीडिंग करेंगे तो आपके ऊपर पीबीसी लगेगी, तो वो तो बहुत सारी चीजें हैं। मेरी कंपनी की कोई लाइबिलिटी नहीं होगी इसके ऊपर, समझ रहे हो ना, कंपनी की लाइबिलिटी नहीं होगी।